गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी की कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा, आपके सिलेबस के लेसन नंबर फर्स्ट को अपन पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो आज अपन लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ का नाम जीव जगत का वर्गीकरण। और बेटा, इसमें अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वायरस की संरचना। क्या पढ़ेंगे बेटा? वायरस की संरचना। ठीक है ना, ये मैंने हेडिंग बोर्ड पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा पहले मैं लिख रहा हूँ, फिर आपको इसी चीज़ को बाई डायग्राम मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें। देखिए, वायरस को बेटा हिंदी में बोलते हैं विषाणु। वायरस या विषाणु न्यूक्लियो प्रोटीन के बने, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने कण होते हैं। अब बेटा, आपके सामने एक नया शब्द आया है, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो ये दो शब्दों के मिलने से बना है। कौन कौन से दो शब्द? एक तो बेटा न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा शब्द कौन सा है इसमें? प्रोटीन। और आप सभी जानते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो आरएनए और दूसरा डीएनए। तो अभी थोड़ी देर बाद आप जान जाएंगे बेटा कि वायरस में केवल दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोटीन होता है। एक्चुअल में आपको मैं बता रहा हूँ कि वायरस में प्रोटीन का बना प्रोटीन चोल और उसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए वायरस को न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। वायरस में सबसे बाहर की ओर, वायरस में सबसे बाहर की ओर प्रोटीन का बना प्रोटीन चोल, प्रोटीन का बना प्रोटीन चोल, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कैप्सिड, उपस्थित होता है। वायरस में सबसे बाहर की ओर प्रोटीन का बना प्रोटीन चोल उपस्थित होता है। ठीक है बेटा, 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा इधर देख लें। जैसे देखो, ये आपके सामने मैं वायरस का चित्र बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखो, ये वायरस का मैं प्रोटीन चोल बना रहा हूँ बेटा। एक्चुअल में वायरस का प्रोटीन चोल बहुत सारी छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर बनता है ना। तो ये मैंने उप इकाइयाँ बना दी, ये बना दी, है ना। और इन उप इकाइयों को कहते हैं बेटा कैप्सोमियर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सोमियर। अब आगे चलिए। जिसका निर्माण अनेक छोटी छोटी उप इकाइयों, चाहे इकाइयाँ ही कह दो, अनेक छोटी छोटी इकाइयों, क्या नाम बताया मैंने? कैप्सोमियर्स। या हिंदी में यदि इसको अपन बोलें तो इसको बोलते हैं बेटा पेटी कोशक।
पेटी कोशक से होता है। तो बेटा जो चीज़ मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखी है वो एक बार मैं आपके सामने दोबारा से बता रहा हूँ। एक्चुअल में वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन के बने कण होते हैं, ठीक है, जिनमें सबसे बाहर की ओर प्रोटीन का बना प्रोटीन चोल अथवा कैप्सिड पाया जाता है। और प्रोटीन चोल या कैप्सिड का निर्माण अनेक छोटी छोटी इकाइयों कैप्सोमियर्स या पेटी कोशक के संयोजन से होता है। और बेटा ये सारी चीज़ आपको मैं चित्र में बता चुका हूँ। देखो ये वायरस है और वायरस का ये बेलनाकार प्रोटीन से बना प्रोटीन चोल है जिसको कि अपन कैप्सिड बोलेंगे। और इस कैप्सिड का निर्माण अनेक छोटी छोटी इकाइयों के संयोजन से हुआ है। तो ये प्रत्येक गोला जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये कैप्सोमियर है, सिंगल कैप्सोमियर, सिंगल पेटी कोशक। बैठ गई आपके समझ में। और बहुत सारी पेटी कोशक मिलकर के निर्माण करती हैं किसका, कैप्सिड या प्रोटीन चोल का। अब बेटा प्रोटीन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, अब मुझे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसमें अपन एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे। आगे चलिए। वायरस में प्रोटीन चोल के भीतर, प्रोटीन चोल के भीतर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए पाया जाता है। दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल कभी भी, दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल कभी भी एक साथ नहीं होते। तो बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में या तो केवल डीएनए पाया जाता है या केवल आरएनए उपस्थित होता है। अब वो कैसे कैसे होता है वो मैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे ऊपर लिख देता हूँ। देखिए बेटा, पादप वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यानी कि एक रज्जुकीय आरएनए पाया जाता है। जबकि बेटा जंतु वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, द्विरज्जुकीय डीएनए उपस्थित होता है। ठीक है बेटा, तो ये पूरी कहानी आपको वायरस की संरचना में पढ़नी है। ठीक है बेटा, तो ये जो मैंने चित्र बना रखा है इस चित्र को मैं पूरा कर देता हूँ। तो देखिए ये बेटा इसके अंदर में सिंगल स्ट्रैंडेड एक रज्जुकीय आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में बना रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा तो क्या हो गया बेटा, कैप्सिड, प्रोटीन चोल। ये एक इकाई को अपन क्या बोल देंगे, कैप्सोमियर्स। और बेटा ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यानी कि
एक रज्जुकीय आरएनए। एक और अंतिम बात आप जान लें बेटा, जो ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस का है, तंबाकू के मोज़ेक वायरस का। तो बेटा आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न मैं ख़त्म कर चुका हूँ। पहला प्रश्न अपन ने क्या पढ़ा था? वायरस की संरचना। तो एक बार आप आंसर को दोबारा से सुन लें, ध्यान से सुन लें कि वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन के बने कण होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे इसका मतलब कि वायरस केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बना होता है। आगे चलिए, वायरस के सबसे बाहर की ओर प्रोटीन का बना प्रोटीन चोल अथवा कैप्सिड पाया जाता है। कैप्सिड का निर्माण अनेक छोटी छोटी इकाइयों कैप्सोमियर या पेटिकोशक के संयोजन से होता है। आगे चलिए बेटा, वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए अथवा आरएनए, ठीक है ना, प्रोटीन चोल के भीतर उपस्थित होता है। ठीक है, और सुन लीजिए बेटा, दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल कभी भी वायरस में एक साथ नहीं होते। या तो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में वायरस में केवल डीएनए पाया जाता है या फिर आरएनए। अब आप आगे ये कह सकते हैं कि पादप वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में एक रज्जुकीय आरएनए, ठीक है, जबकि जंतु वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में द्विरज्जुकीय डीएनए उपस्थित होता है। तो बेटा ये आपके सामने मैंने वायरस की संपूर्ण संरचना बता दी है। अब देखो, इसमें मैंने 3 नाम आए हैं शॉर्ट, एक तो टीएमबी, एक डीएनए और तीसरा नाम आरएनए। आपको बेटा इन तीनों नामों के फुल फॉर्म बता देता हूँ। देखो, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है बेटा, और ये जो टीएमबीएस का पूरा नाम टोबैको मोज़ेक वायरस। तो बेटा ये तो एक वायरस है और ये दोनों क्या हैं? न्यूक्लिक अम्ल हैं। ठीक है बेटा, एक और बात सुन लो, एसएसआरएनए, इसका मतलब क्या होता है? एक रज्जुकीय आरएनए। और बेटा दूसरा शब्द मैंने लिखा है डीएस, डीएनए, इसका मतलब क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि द्विरज्जुकीय डीएनए। ठीक है बेटा, अब अपन अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अपनी कक्षा में इस शीर्षक पर चर्चा करें कि वायरस सजीव है अथवा निर्जीव। तो बेटा सबसे पहले आप 2 लाइन सुन लीजिए मेरी। देखो बेटा, वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहना गलत है। एक्चुअल में इसमें कुछ लक्षण सजीवों के समान और कुछ लक्षण निर्जीवों के समान होते हैं। ठीक है, इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। याद रखना, ना तो आप वायरस को सजीव बोलोगे, ना आप वायरस को क्या बोलोगे? निर्जीव। पर आप क्या बोलोगे? वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी।
तो बेटा मैं बीच में ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन खींच रहा हूँ, तो इधर तो अपन लिखेंगे वायरस के सजीवता के लक्षण आगे की साइड में, ठीक है बेटा। और ये मैंने बीच में लाइन खींच दी। दूसरी साइड में मैं लिखूंगा वायरस के निर्जीवता के लक्षण। एक्चुअल में मैं बता चुका हूँ कि वायरस में कुछ लक्षण सजीवता के और कुछ लक्षण निर्जीवता के होते हैं। अतः वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। तो देखो बेटा आगे की ओर सजीवता के लक्षण। फर्स्ट, वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए होते हैं। तो बेटा आरएनए और डीएनए का पाया जाना सजीवता का लक्षण है। तो पहली बात तो अपन ने ये बता दी बेटा। अब दूसरे पर आइए कि बेटा जो वायरस होते हैं वो जंतुओं, पादपों, ठीक है, और साथ ही साथ मनुष्यों का भी नाम ले दो, मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो बेटा ये भी सजीवता का एक लक्षण हो गया, क्योंकि सजीव प्राणी ही सजीवों के अंदर रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरी बात पे आइए बेटा, वायरस सजीव कोशिकाओं में प्रवेश कर उनके उपापचय को नियंत्रित कर वायरस सजीव कोशिकाओं में प्रवेश कर उनके उपापचय को नियंत्रित कर गुणन द्वारा, ये जनन की एक प्रक्रिया है बेटा, गुणन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो बेटा ये तीनों के तीनों लक्षण वायरस की सजीवता के लक्षण हैं। कौन कौन से लक्षण लिखे हैं मैंने बोर्ड पे कि वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए अथवा आरएनए होते हैं, वायरस जंतुओं, पादपों और मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, और तीसरी बात वायरस सजीव कोशिकाओं में प्रवेश कर उनके उपापचय को नियंत्रित कर गुणन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। आपको मैं बता चुका हूँ कि गुणन वायरस में जनन का एक प्रकार है, राइट। अब आइए वायरस के निर्जीवता के लक्षण। तो देखो नंबर 1, वायरस अकोशिकीय होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त सजीव कोशिका सिद्धांत की अनुपालना करते हैं, लेकिन वायरस अकोशिकीय होते हैं। दूसरी बात पे आ जाइए, वायरस का क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। वायरस का क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। तो बेटा आप समझते होंगे कि केवल निर्जीव थिंग्स के ही क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं,
तो बेटा ये भी वायरस के निर्जीवता का एक लक्षण हो गया। और तीसरे पॉइंट पर आइए कि वायरस सजीव कोशिकाओं के बाहर निष्क्रिय होते हैं। तो बेटा ये आपने वायरस में सजीवता एवं निर्जीवता के लक्षण लिख दिए। तो उपरोक्त लक्षणों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि वायरस न तो सजीव है न वायरस निर्जीव है, बल्कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। तो ये दोनों बात इसके अंतर्गत अपन को कहनी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। पहला प्रश्न तो वायरस की संरचना और दूसरा प्रश्न वायरस के सजीवता और निर्जीवता के लक्षण, या आप यूँ कह दीजिए कि वायरस सजीव है अथवा निर्जीव, इस कथन की पुष्टि करनी है। तो बेटा आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।